अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 का कोर्स अब हमने पढ़ना है। पहले आपने पढ़ा था एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1, और एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 का काफ़ी ज़्यादा कोर्स एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 के अंदर सेम है, यानी कि इसमें कम्युनिकेशन 1 वाला चैप्टर भी शामिल है, कम्युनिकेशन 2 वाला भी शामिल है और सर्कुलेशन भी शामिल है। तो जो सर्कुलेशन वाला आपने 26 चैप्टर पढ़ा था, उसका जो रिमेनिंग हाफ था यानी कि गैशियस एक्सचेंज, वो अब इस एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 के कोर्स में शामिल है। तो हम इसलिए गैशियस एक्सचेंज से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि ज़मीन के ऊपर जितना भी खाना है या ऑर्गेनिक मैटर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उस खाने को खाते हैं, तो उससे मैक्सिमम एनर्जी हासिल करने के लिए उन्हें दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दो प्रॉब्लम्स उन्हें हल करने होते हैं। नंबर 1, एक तो वो जो फूड अपने अंदर लेके जा रहे हैं उस फूड की डाइजेशन करें, यानी कि उस फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दें। डाइजेशन क्या होता है कि लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देना, ठीक है। अब जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो हमारे बॉडी के हर सेल में चले जाएंगे, ठीक है। जब वो सेल में चले जाएंगे तो सेल्स के अंदर मज़ीद उनकी ब्रेकडाउन होगी, और उस ब्रेकडाउन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की ब्रेकडाउन जब होगी तो ब्रेकडाउन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, लेकिन ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो इस अमल को कहते हैं गैशियस एक्सचेंज, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अगर हम सेल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जी अब वो कहते हैं कि अगर हम एनवायरनमेंट के साथ गैसेस का एक्सचेंज करें, यानी कि अपनी एनवायरनमेंट से हवा को अंदर लेके जाएं, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सर्फेसेस। अब रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ सर्फेसेस हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ सर्फेसेस हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सर्फेस है वो लंग्स है, ठीक है ना। बड़े पैमाने पर लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन छोटे लेवल पर सेल्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे अंदर, ठीक है। तो लंग्स के अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग कहते हैं उसको, ठीक है। और जो सेल्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बहरहाल अब हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ तरह की हैं। पहले इन्होंने बताया कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अभी हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद दूसरे उन्होंने बताया कि रेस्पिरेटरी सर्फेस का नाम है ट्रैकिया, ये भी अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्यूटेनियस गैसियस एक्सचेंज क्या होता है कि जो स्किन के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो फ्रॉग है उसकी स्किन नरम होती है, उसकी मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट होती है, और उससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसी तरह गिल्स जो कि फ़िशेस के अंदर होते हैं उनके अंदर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। और इन मैमल्स के अंदर क्या है, लंग्स हैं, ठीक है। अब हम हर तरह की रेस्पिरेटरी सर्फेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहली रेस्पिरेटरी सर्फेस जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो होती है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होती है, ठीक है। कुछ मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स में भी होती है। तो पहले तो हम देखते हैं कि कौन से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा नज़र आ रहा है, और इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह होता है कि सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए से ऑक्सीजन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑक्सीजन क्रॉस करके डिफ्यूजन के ज़रिए से अंदर आ रही है, और इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इस डिफ्यूजन के ज़रिए से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर के बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज। अब हमारे पास ये एनिमल जो कि एक फ्लैटवर्म है, ये एक इन्वर्टिब्रेट है, और इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज भी डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। किस तरह होता है डिफ्यूजन के ज़रिए से, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ही फ्लैट है, और इसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स है यानी कि इसकी बॉडी की थिकनेस है, मोटाई है, वो काफ़ी कम होती है। इसलिए गैसेस का एक्सचेंज सिंपली आसानी से डिफ्यूजन के ज़रिए से इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो बॉडी सरफेस के काफ़ी करीब होते हैं। इसकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर बॉडी की सरफेस के ऊपर ही होते हैं, इसलिए डिफ्यूजन के ज़रिए से सिंपली गैसेस का एक्सचेंज इसमें हो जाता है। अब यहाँ पर ये हाइड्रा है, ये भी एक इन्वर्टिब्रेट है, और इसके अंदर इसकी जो बॉडी की वॉल है, दीवार है, वो बहुत पतली सी है, यानी कि 2 सेल थिकनेस है, पतली सी है, इतनी पतली है कि सिर्फ 2 सेल्स की लेयर है, ठीक है। अब इसमें गैसेस का एक्सचेंज बहुत आसानी से हो जाता है। ये दरमियान में इसकी बॉडी कैविटी है, और गैसेस जो है सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए से इन 2 लेयर्ड जो सेल्स हैं इनसे गुजर के अंदर आ रही हैं, और गैसेस जो है इसके अंदर से बाहर जा रही हैं। दूसरा इन्होंने इंटेग्यूमेंट्री एक्सचेंज बताया। इंटेग्यूमेंट्री एक्सचेंज होता है वो अर्थवर्म के अंदर
अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स में देखें तो अर्थवर्म के अंदर होता है। अर्थवर्म जो होता है वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहता है, उसकी जिल्द भी मॉइस्ट होती है। इंटेग्यूमेंट क्या होता है, उसकी जिल्द को ही कहते हैं। तो उसकी जो इंटेग्यूमेंट है वो मॉइस्ट होती है और उसकी जिल्द के नीचे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज ईज़िली जो है वो हो जाता है, चूँकि वो मिट्टी के अंदर रहता है। तो मिट्टी के अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज ईज़िली उसमें हो जाएगा। यहाँ पर वो फिगर 13.13 दिखाई गई है जो आपकी बुक में जिसका हवाला दिया गया है। यहाँ पर आप देखें कि इसकी ये जो इंटेग्यूमेंट है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर कैपिलरीज़ हैं और गैसेस जो है सिंपली आराम से इसकी मॉइस्ट इंटेग्यूमेंट से होती हुई क्रॉस करके इसके ब्लड कैपिलरीज में चली जाएंगी और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इसके इंटेग्यूमेंट से होती हुई बाहर निकल जाएगी। अब तीसरी रेस्पिरेटरी सर्फेसिस जो है वो हमारे पास गिल्स है। और जो इक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स जो पानी में रहने वाले हैं, उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है वो गिल्स के ज़रिए से होता है जी, ठीक है। अब इनके अंदर गिल्स, अगर हम सिंपल गिल, सबसे सिंपलेस्ट गिल्स की बात करें तो वो सी स्टार यानी कि स्टारफिश के अंदर होते हैं। और वो कैसे होते हैं कि बिल्कुल ऐसे जिल से थोड़ी सी प्रोजेक्शन होगी तो वो हम कहेंगे कि ये ले, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आप सी स्टार को देख रहे हैं, इस सी स्टार में ये वाली इमेज को इन्होंने जूम करके दिखाई यहाँ पर, ठीक है। तो इधर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने ये इसकी जिल्द के ऊपर ये स्पाइन्स और ये छोटी छोटी प्रोजेक्शंस, ये बिल्कुल ही बारीक बारीक सी प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं इसकी जिल्द की। और ये क्या है, इसकी गिल्स हैं। इसके अलावा जो मेरीन एनालिड वॉर्म्स हैं, जैसे कि समंदर में पाए जाने वाले जो एनालिड्स हैं जिनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, उनके पास ना ये लेटरल प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर भी। यहाँ पे से कहते हैं पैरापोडिया, और इस पैरापोडिया के अंदर कैपिलरीज होती हैं और ये पैरापोडिया ही गिल्स का काम कर रहे होते हैं उनमें। फिर इन्होंने कहा है कि गिल्स जो होते हैं वो क्रस्टेशियंस के पास भी हैं, मोलस्का के पास भी हैं। और उनके गिल्स जो होंगे वो हार्ड कवरिंग डिवाइसेस, यानी कि इनके ऊपर जो शेल होता है ना, हार्ड कवरिंग डिवाइस का मतलब है कि शेल के नीचे होता है और वो जो शेल होता है वो उनके गिल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो अगर हम उसकी गिल की पिक्चर देखें यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास एक स्नेल है और स्नेल का ये हार्ड प्रोटेक्टिंग डिवाइस यानी कि शेल है, उसके नीचे यहाँ पर गिल है और इसको इस शेल ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब इसका जो गिल होता है वो बहुत ही हाईली ब्रांच्ड होता है, फैला हुआ होता है, ताकि उसकी सरफेस बढ़ जाए। जितनी सरफेस बढ़ेगी उतना ही गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा क्रस्टेशियन देखें तो ये क्रस्टेशियन है। क्रस्टेशियन के अंदर ये इसकी आँख यहाँ पर होती है, इसकी आई के पीछे करके यहाँ पर इसका शेल है। ये देखें, इसको बड़ा करके देखते हैं हमारे पास यहाँ पर, आपको ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये शेल है। और ये पूरा कि इसको कैरापेस कह सकते हैं, शेल कहते हैं। इसके नीचे गिल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सर्फेस है जो हमारे पास, उसका नाम है ट्रैकियल सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये ट्रैकियल सिस्टम वाला। तो ये जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, सेंटीपीड्स हैं, माइट्स, टिक्स, स्पाइडर्स वगैरह, इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम मौजूद होता है। लेट्स सी द ट्रैकियल सिस्टम फिगर। अब आपने इस ट्रैकियल सिस्टम को बहुत अच्छे से याद करना है, इसकी डायग्राम भी बहुत अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ट्रैकियल सिस्टम को अगर हम डिस्कस करें तो ये है कि ये इसके अंदर आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये सारी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये कर्टिन लाइंड है यानी कि कर्टिन की बनी हुई ट्यूब्स हैं और इन ट्यूब्स को कहते हैं ट्रैकिया। ये जो मेन ट्यूब आपको नज़र आ रही है इसका नाम है जी ट्रैकिया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक जो इसकी एंट्रेंस है, यहाँ पर एक होल है, सुराख है, जिसको कहते हैं स्पायरिकल। और वो होल अंदर से सारा वो खाली सा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्पायरिकल होल होता है। अब अगर हम इंसेक्ट के अंदर देखें तो इंसेक्ट के अंदर ये फिगर आपको नज़र आ रही है कि उसकी बॉडी की लिटरल साइड्स के ऊपर ये होल्स हैं, कि ये होल ये सारे होल्स हैं। और होल्स के अंदर क्या है कि अंदर जो है वो काइटिन लाइंड ट्यूब्स हैं जो कि ट्रैकिया कहलाती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इधर इस साइड पे भी होल्स हैं और इस साइड पे भी होल्स हैं, कहते हैं स्पायरिकल्स, ठीक है। अब अंदर ये ट्रैकिया है। अब ये जो ट्रैकिया आगे से ब्रांच हो गया और ये ब्रांच होके इसने बना दी ये वाली ट्रैकियल ट्रंक। और फिर ट्रैकियल ट्रंक मज़ीद ब्रांच होगी और उसने क्या बना दिया, हमारे पास ट्रैक्यूल्स। ये सारे क्या बन गए हैं, ट्रैक्यूल्स, ठीक है। और ये एक ट्रैकियल सेल है, ठीक है। अब ट्रैक्यूल्स जो हैं वो बाद में टर्मिनेट कहाँ पर कर रही हैं, वो ये मसल सेल नज़र आ रही हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं उधर तक उसकी ट्रैक्यूल्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अब जो ट्रैक्यूल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड जो होता है वो गैसेस को अपने अंदर हल कर लेता है। अच्छा, अब इसका काम क्या है, इसका फंक्शन ये है कि जो गैसेज हैं, हवा है, इसके अंदर आएगी, ये सारी ब्रांचेस से होती हुई ट्रैक्यूलर फ्लूइड तक जाएगी और फिर
ट्रैक्युलर फ्लूइड में जाने के बाद फिर जो ऑक्सीजन है वो सेल्स तक चली जाएगी और फिर जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस ट्रैक्युलर फ्लूइड में शामिल होकर फिर बाद में इस स्पायरिकल के ज़रिए से बाहर निकाल दी जाएगी। अब जो गैसेस इसके अंदर बाहर होती हैं ये समटाइम्स इंसेक्ट जो है वो ख़ुद से भी थोड़ा सा ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि हवा को अपने अंदर लेके जाते हैं अपने स्पायरिकल्स के अंदर ताकि वो उसके ट्रैकियल सिस्टम के अंदर चली जाए। तो किस तरह करते हैं कि वो अपने आप को फैलाते और सिकुड़ते हैं। जब इनके फ्लाइट मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो इनकी बॉडी कभी फैलती है कभी रिलैक्स करता सिकुड़ती है, जिसकी वजह से आवाज़ होती है वो इनके अंदर आ जा सकती है। जिस तरह हमारे अंदर जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स जब एक्सपैंड करते हैं तो तब हवा अंदर आती है और जब वो सिकुड़ते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है, बिल्कुल इसी तरह। अब हमारे पास नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी सरफेस है दैट इज़ बुक लंग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने ट्रैकियल सिस्टम पढ़ा उसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने करना है। अरेक्निड्स जो होते हैं इनके पास अरेक्निड्स जो होते हैं इनके अंदर स्पाइडर्स और माइट्स टिक्स आ जाती हैं, स्कॉर्पियंस आ जाते हैं। इनके पास ट्रैकिया भी होता है, बुक लंग भी होता है, या दोनों भी एट अ टाइम हो सकते हैं। ठीक है जी। अब बुक लंग जो होते हैं उनको हम फिगर से देखते हैं। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर इस पिक्चर में ये स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो को इन्होंने बड़ा करके दिखाया। यहाँ देखें स्कॉर्पियो की जो वेंट्रल साइड है यानी कि जो नीचे वाली साइड है उसके ऊपर ये डॉर्सल साइड है और उसको उल्टा करके देखा है ये वेंट्रल साइड है। यहाँ पर आपको ना ये प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही हैं और ये दाईं तरफ भी है बाईं तरफ भी, यानी कि पेयर्ड प्रोजेक्शंस है यहाँ पर इसके अंदर। ये इसके बारे में बुक में लिखा हुआ है कि दीज आर द पेयर्ड फोल्डेड इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉडी वॉल, यानी कि ये फोल्ड होके इन्वेजिनेट हुई हुई हैं और इनके अंदर बहुत सारे ये देखें आपको जिग जैग हुआ लेमली नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। अब आप लोग इस स्कॉर्पियन की भी देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये बुक लंग इसके अंदर है। ये यहाँ पर से इसको इन्होंने जूम करके दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर ये ओपनिंग है जिधर से हवा इसके अंदर दाखिल हो रही है और इस ओपनिंग का नाम है स्पायरिकल। अब अपनी बुक की पिक्चर से इसको देखते हैं। अब इसमें यहाँ पर इधर भी ये हमारे पास यहाँ पर खाली जगह है, इसको कहते हैं एयर चैम्बर। और एयर चैम्बर से पहले यहाँ पर एक सुराख सा होता है, इसको कहते हैं स्पायरिकल। हवा जो है वो स्पायरिकल से इस एयर चैम्बर के अंदर दाखिल होती है और फिर वो इन जो फोल्ड्स हैं बुक लंग के जिनको लेमली कहते हैं उसके अंदर सर्कुलेट करती है। अब इन फोल्ड्स के अंदर इसका जो ब्लड जिसका नाम हीमोलिम्फ है वो भी फ्लो कर रहा होता है। तो जो गैसेस होती हैं उस हीमोलिम्फ के दरमियान में और इस एयर चैम्बर की हवा के दरमियान में डिफ्यूज़ होती रहती हैं। इस तरह गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर अगर आप डॉर्सल साइड पे देखें तो यहाँ पर एक मसल मौजूद है और ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे जो एयर चैम्बर है उसका साइज़ बड़ा होता है और जो सिकुड़ता भी है, जिसकी वजह से जो है एयर इसके अंदर ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के ज़रिए से इसके अंदर दाखिल हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो गैसेस हैं वो सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए से इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। और लास्ट रेस्पिरेटरी सर्कल जो पढ़ेंगे दैट इज़ पल्मोनेट लंग। अब पल्मोनेट लंग जो होता है ये हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और किन इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है? ये जो मलस्क्स हैं, मलस्क के अंदर जो सब क्लास पल्मोनेटा है जिसके अंदर स्नेल्स और स्लग्स आ जाते हैं जो खुश्की के ऊपर रहते हैं, उनके अंदर जो है पल्मोनेट लंग मौजूद होता है। ठीक है ना। अब पल्मोनेट लंग की जो ओपनिंग एक होती है उसके अंदर सुराख होता है, वो ओपनिंग या सुराख कहलाता है न्यूमोस्टोम। ठीक है, अब हम इस पल्मोनेट लंग को देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास मलस्कन स्नेल जिसका नाम लिमनिया है उसकी पिक्चर हमें दिखाई गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसको हम न्यूमोस्टोम कह रहे हैं और उसके बाद अंदर मेंटल कैविटी है। लेकिन इन्होंने आगे बताया है कि इनके अंदर मेंटल कैविटी नहीं होती, दे आर डिवॉइड ऑफ मेंटल कैविटी। तो यहाँ पर मेंटल कैविटी क्यों लिखा हुआ है? असल में ये मेंटल कैविटी लंग के तौर पर काम कर रही है, इसीलिए कहा गया कि ये मेंटल कैविटी नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वैस्कुलराइजेशन है या ब्लड वेसल्स हैं जिसकी वजह से ये मेंटल कैविटी एक लंग के तौर पर काम कर रही है। ये पल्मोनेट लंग के तौर पे काम कर रही है इसके अंदर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो पुराने पल्मोनेट स्नेल्स थे वो अब पानी में भी रहते थे और खुश्की में भी रहते थे। जब वो पानी में रहते थे वो न्यूमोस्टोम को बंद कर लेते थे, लेकिन जब वो खुश्की पर आते थे तब वो अपने न्यूमोस्टोम को खोल लेते थे। और इनके अंदर क्या होता है कि ये भी ब्रीथिंग करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं कि गैसेस को अपने अंदर धकेलते हैं कि सबसे पहले अपनी बॉडी को नीचे करते हैं और ऊपर करते हैं। जब अपनी बॉडी को नीचे करते हैं तो इनकी बॉडी फ्लैट हो जाती है, दब जाती है। और जब ये ऊपर अपनी बॉडी करते हैं तो उनकी बॉडी फिर ज़रा गुलाई में आ जाती है या आर्क कर जाती है। लेकिन इस ब्रीदिंग मैकेनिज्म के अलावा भी नॉर्मली भी हर वक्त न्यूमोस्टोम मोस्टली खुश्की के ऊपर खुला रहता है और इससे गैसेस का एक्सचेंज इसके अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए से
होता रहता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।